मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठे पर। और वहां जाकर देखता है तो एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद वो उनकी ओर आकर्षित होता है, बल्कि उनमें से सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री होती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। साथ ही वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते थे और वो लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। परेशान था, सोच रहा था कि ये यहाँ कैसे आई, यहाँ क्या कर रही है। मन में बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जाने की वजह अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को अपने कमरे में लेके जाती है तब वो अपनी आप बीती बताती है, तो उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहां रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वो वाकई अपने आप में बहुत ही शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ क्रॉनिकल्स में। आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है। दरअसल एक लड़का है जो कि पश्चिम बंगाल के परगना क्षेत्र का रहने वाला है। वो लड़का उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक सुनार के यहाँ पर नौकरी करता था। उस लड़के को उस सुनार की शॉप के जो मालिक है उसने कहा कि तुम्हें मेरठ में वाले जो सुनार है वहां पर जाना है। एक निश्चित दुकान पर उसको भेजा जाता है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का चला था मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए तो इसको जाना है सर्राफा बाजार में, लेकिन उसको कबाड़ी बाजार से होकर गुजरना है। कबाड़ी बाजार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, और जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से गुजर रहा है उस लड़के की नज़र जो उस दुकानों के ऊपर बने हुए मकानों पर पहुंचती है, वहां से झांकती हुई लड़कियों पर पहुंचती है, तो उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियां ऐसी होती है जो हाथ हिला इशारा कर रही थी, अपनी तरफ बुलवाने की उसे अपील कर रही थी। वो ही नहीं, वो आसपास में जब देखता है तो और कितने ऐसे आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को देखकर भी वो महिलाएं, वो लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थी ताकि वो आए उस तंग गलियों से, तंग सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर आए और उनके साथ वक्त बिताएं। उस लड़के की जब एक लड़की से नज़र मिलती है तो उस लड़की को देखकर वो लड़का थोड़ा परेशान सा हो जाता है, और तभी वो लड़की एक पर्ची फेंक कर ऊपर से डाल देती है। और जैसे ही वो पर्ची डालती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तो मुझसे मिलने के लिए आना। यही बात सुनकर वो लड़का अब इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मालिक ने सर्राफा बाजार में किसी काम से भेजा था। उस काम को करने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। वो रात 8 बजे होने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो उसी कोठे पर उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर जब ऊपर चलता है। चलने के बाद जब देखता है अंदर तो एक महिला है, और वहां उस महिला के इर्द गिर्द कई सारी और लड़कियां हैं जो एक से बढ़कर एक सुंदर है, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था। वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनकी कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर रिझा सके। वो उन ग्राहकों के रिझाने की कोशिश कर रही थी, और तभी वो लड़की भी आती है जिस लड़की ने पर्ची बनाकर फेंकी थी उसको रात के 8 बजे आने की बात कही थी। दरअसल वो लड़की भी तभी आ जाती है, और उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है नरगिस। उस नरगिस को देखकर एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है, लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है नरगिस, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रिश्ते में लगने वाली बहन थी। वो लड़का ये नहीं जानता था कि नरगिस यहाँ क्या कर रही है, सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर, इन लोगों के साथ इन कपड़ों में,
इस मेकअप में जो उसे देखता है तो उसकी भी इच्छा जाग जाती है कि वो उसके पास जरूर जाए, और उस लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इत्मीनान से बातें करूंगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम थी वो तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी ही बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है, और जैसे वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से, ताकि उसकी आवाजें बाहर तक ना जाएं, इतनी जोर से रो रही थी और रो रो के अपने भाई के गले लग जाती है। कहती है कि भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मेरा एक एक दिन एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आए तो कैसे? तभी कहती है कि भैया आने की जो मेन मुख्य वजह है वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आके रुकती है। उस कार वाले ने मुझे अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और नशा दिया, और जब नशे से आंखें खुलती है तो इसी कोठे पर आकर के खुलती है। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बीतते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे पे जो ग्राहक आते थे, उन ग्राहकों के रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी जो ग्राहक आते थे। जो पैसे देते थे उन पैसों से वो अपने पास भी कुछ थोड़े बहुत रह पाते होंगे, बाकी ज्यादातर पैसे वहां की उस मालकिन के कोटे तक पहुंच जाते थे। फिलहाल बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाज़ा फिर से खुल जाता है, और दरवाज़ा को जब खुलता है तो वो बाकी बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है, और जिस तरह से लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसे किसी ग्राहक के सामने बैठी ही नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, अपने भाई से बातचीत करते हुए, और जब कपड़े पहने हुए थे उसने अपने तन को ढका हुआ था, और जो बैठने का उसका सलीका था, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है। उस लड़की को जो नई एक और लड़की आई थी, उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने ये बात मुझसे छिपाने की कोशिश की तो देख लेना, फिर ये बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि ये मेरा भाई है, मेरे गांव का है, और मैंने इसे बताया कि ये मुझे बचाने की कोशिश करेगा, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों महिलाओं ने कोशिश की, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहां कुछ देर तक रुकता है, और रुकने बाद यहां से निकल आता है। जिस दुकान पर वो दिन में गया था उसी दुकान पर एक बार फिर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पहुंचा था वहां की नौकर से उसकी जान पहचान थी। उस नौकर के पास जाता है और पूरी कहानी अपनी बयां करता है। कहता है कि भैया यहाँ पर मेरी बहन है, वो कोठे पर है, रेड लाइट एरिया में है, कई महीनों से फंसी हुई है, उसे बचाना है। वो लड़का उस लड़के को लेकर सीधा पहुंचता है नजदीकी पुलिस स्टेशन, और वहां मिलती है SHO रश्मि चौधरी, साथ ही DSP संजीव देशवाल होते हैं, और इस जिले की उन्हों कमान संभाली हुई थी SSP मंजिल सैनी ने। और तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को, और यहां से एक टीम गठित की जाती है, और टीम गठित करने के बाद अब यहां पर रेड डाली जाती है। जब रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियां थी जो यहां से निकाली जाती है, और इन्हीं में से एक लड़की निकल के आती है। उस लड़की ने जो एक पत्रकार होती है, उस पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये जो लड़की थी नरगिस, उस नरगिस ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के ने अपने गांव में फ़ोन किया था, और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो बाकी हैरानी होती है। लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है, कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी।
दरअसल ये कहानी थी एक पश्चिमी बांग्लादेश का एक जिला है बोगरा और इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मयूरी। दरअसल पहली लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक है क्योंकि उनकी पहचान बताना उनके लिए सही नहीं होगा, उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़की अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी, उसको एक प्यारा सा बेटा भी था। वो अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहीं बाजार में किसी काम से और जब बाजार से वापस लौट रहे थे तो वो लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है क्योंकि शाम का समय था और वो गाड़ी जब उसके उस घर से उस इलाके से कहीं दूर चली जाती है तब उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है और वहां से जब दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उस गाड़ी को छोड़कर वो उतर जाती है और पैदल ही सफर करने लगती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। उस जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है, उससे बहन करके बात कर रहा था कि बहन तुम यहाँ इस जंगल के इलाके में कर क्या रही हो, क्या बात है? ये इलाका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ, तो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वह व्यक्ति उसको अपने साथ लेके जाता है और ले जाने के बाद वह उस रात का सफर करते करते उसने उसे कुछ खाने का सामान दिया और लड़की उसे खा लेती है और खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुलती, आंखें खुलती है तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी कि इंडिया पहुंच जाती है और इंडिया में भी वो कोलकाता में रहती है और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है। वहाँ खाने को कम मिलता था और लाल रंग की गोलियां थी, वो नशे की गोलियां बहुत ज्यादा मिलती थी। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जब भी उसकी आंख खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां दे देते थे। वो कुछ बोलने की कोशिश करती थी, बोलती तो बेवजह उसको पीटना शुरू कर दिया करते थे। उसके मुंह से कोई आवाज निकलने भी नहीं दे रहे थे, वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे। वो लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो, यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के बिना किसी वीज़ा के तुम्हें एंट्री करने की वजह से जेल हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगे। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति के उसके परिवार के बारे में पूछा जाता था। बताती है वो खुद भी गुहार लगाती है, मेरा एक बच्चा है, उसका कैसा क्या होगा। तो वो लड़की उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन जब उसने सोचा कि यहाँ अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वाकई भारत की पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 दिन तक वो लड़की वहीं पड़ी रहती है। जब वो ठीक से उनकी बात मानने लगती है, 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से कहीं और पहुँच जाती है। बंबई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखती है कि एक बाजार है, उस बाजार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों को रिझाते थे और ग्राहकों को रिझाने की वजह से ही उनको पैसे मिलते थे और वो पैसे उस कोठे के मालिकों को जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने 15 दिन तक लगातार विरोध करती रही और वो जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी और जब मार पड़ती थी साथ में एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को कुछ तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद ही उसके साथ फिर जो कुछ उसके तब्दील करने के बाद ही उसके साथ फिर जो कुछ उसके शरीर में उत्तेजनाएं तब उसका कुछ करने के लिए मन करता था और यही से उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज्यादा बुरा और शुरुआत में जो इंजेक्शन की तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन कुछ बदलते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागृत होती थी। वो अकेली लड़की नहीं थी जिस छोटे से कमरे में रहती थी, वहां 10 से 20 लड़कियों को रखा था। इसी तरह से अलग अलग एरिया की होती थी, कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है, कोई यूपी की है तो
कोई राजस्थान की है तो कोई हरियाणा की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में एक भूसे की तरह भरी होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने काम पे लगती थी। काम भी ऐसा जिसको देखकर शायद सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी 8 लोग मिलते थे तो कभी 10 लोग मिलते, कभी 15 से 20 लोग मिलते थे। कभी कभी संख्या कम रहती थी, कभी ज्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपनी पति के साथ जब एक बार संबंध बनाती है तो उसको लेकर भी कई बार वो परेशान हो जाती है। जरा सोचकर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर शाम रात तक वो 20 से ज्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो हालत कैसी होगी। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो लड़कियां भले ही चाहे खुश अंदर से नहीं है, लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। जीवी रोड से उसका फिर ट्रांसफर हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में, जो कि कबाड़ी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है अब कबाड़ी बाजार में, और कबाड़ी बाजार में जाने के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है नरगिस से। नरगिस की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है, कितना बुरा होता है। लेकिन नरगिस की समझदारी, होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोटे से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था और लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उस बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं के अलावा और कुछ था ही नहीं। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलती है तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो कुछ नया कुछ करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया में जो उन्हें बहुत अच्छे लोग लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए समझदार, इतने अच्छे, वो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे कि उस बांग्लादेश वाली लड़की के साथ होता है। उसके सामने जो लड़का मिलता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ज़माना बहुत खराब है और तुम इस तरह से रात में अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रही हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही ज्यादातर लड़कियां होती है जिनको बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर, बहुत ज्यादा दोस्ती करके, आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो। ऐसी ही लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती है, उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें इसी तरह से बेचकर यह लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये बताया जाता है कि सर्वे के अनुसार कि भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उनको जबरदस्ती इसमें डालकर फिर उनको उनकी गैर मर्जी को ही मर्जी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इसकी कहानी के लिए मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद दूंगा अमर उजाला की डिम्पल सरोही है, जो कि मेरठ यूनिट में काम करती है। उनके माध्यम से मुझे ये स्टोरी का पता चल सका है।
और ये स्टोरी आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और जिस तरह से उस लड़के ने अपनी बहन को बचाया था वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं डिम्पल सिरोही जी को फिर से धन्यवाद दूंगा। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस कहानी को आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी, ताकि कुछ अच्छा पाने और ज्यादा पाने के लालच में कोई अपनों को छोड़कर न चला जाए।